जैसे ही हमने कब्र खोली, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर जो नजारा देखा, उसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। जैसे ही कब्र खोली और हमने ईंटें हटाईं, दहशत से चीखें निकल गईं। अंदर मुंशी करमदीन, हमारे इलाके के एक उम्र दराज बुजुर्ग थे। वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था। मैं उनके जनाजे और दफन दोनों में शरीक था। जनाजे के बाद जब हम सब घर लौटे, मुझे अपने कुछ जरूरी कागजात याद आए जो मिल नहीं रहे थे। अचानक ख्याल आया कि वे कागजात शायद मेरी अगली जेब में थे और दफनाते वक्त कब्र में गिर गए होंगे। मैंने मौलाना साहब से इजाजत लेकर कब्र खोदी, लेकिन वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। कब्र गुलाब के फूलों से भरी हुई थी। कागजात तो नहीं मिले, पर मैं सीधे मुंशी साहब के घर पहुंचा। मुंशी साहब की बेटी से सारा माजरा बताया और पूछा कि उनके वालिद ऐसा कौन सा खास अमल करते थे। उसने बताया कि उनका दिल बेहद साफ था। वह हर जरूरतमंद की मदद करते थे और दूसरों के लिए दुआएं किया करते थे। मैं सरकारी क्लर्क हूं, मेरा नाम अकरम है। उसी दिन की एक और घटना ने मेरी जिंदगी में टहलका मचा दिया। सुबह जब मैं तैयार होकर बाहर निकला, मेरे कलीग यूसुफ का फोन आने लगा। उसने 2 दिन पहले मुझे दिए कागजात के बारे में पूछा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि कागजात घर पर हैं। फोन रखने के बाद मैं जेब टटोलने लगा। तभी याद आया कि उस दिन तो मैंने ये कपड़े पहने ही नहीं थे। घबरा गया और सोचने लगा कि उस दिन कौन सा सूट पहना था। जैसे ही याद आया, मैं भागकर घर लौटा। मेरी माँ और बीवी मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गई। मैंने उनके सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में जाकर वह काला सूट ढूंढने लगा जो उस दिन पहना था। सब अलमारियां उलट पलट डाली, लेकिन सूट नहीं मिला। मेरी बीवी भी परेशान होकर पूछने लगी कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैंने उसे बताया कि सूट में यूसुफ के बहुत अहम कागजात हैं। उसने थोड़ी देर बाद याद करते हुए बताया, वो सूट मैंने धो दिया था। ये सुनते ही मैं छत की तरफ भागा। वहां बाल्टी में गीले कपड़ों के नीचे से सूट निकला। मैंने जल्दी से उसकी जेबें चेक की, लेकिन कागजात नहीं मिले। अब मैं सोचने लगा कि कागजात मिलने के बाद मैं कहां कहां गया था। यह शुक्रवार 19 सितंबर की बात है। मुंशी साहब का इंतकाल हुआ था। उनके जाने का मुझे बेहद दुख था, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद वही थे जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। जब कोई रिश्तेदार पास नहीं आता था, मुंशी साहब हर महीने हमारे घर राशन भिजवाते थे। वह खुद कभी इसके बारे में बात नहीं करते थे, पर मैं जानता था कि यह उनका ही काम था। तब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। मेरे वालिद की जगह मेरी क्लर्क की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन मैं अपनी डिग्री पूरी करना चाहता था। अब्बा की पेंशन से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। ऐसे में मेरी पढ़ाई के खर्चे भी एक्स्ट्रा थे। न जाने अब्बा वह सारे खर्चे कैसे पूरे करते थे। अब्बा की वफात के बाद मुझे पता चला कि उनकी तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता था। वह तो 24 घंटे में से 12 घंटे काम करते थे, तब जाकर कहीं मुश्किल से गुजारा होता था। मुश्किलों ने मुझे समझ नहीं आने दिया कि क्या करूं। तब मैं मुंशी साहब के पास गया और उनसे काम मांगने लगा, ताकि दिन में यूनिवर्सिटी जाऊं और रात को उनके पास काम कर सकूं। मुंशी साहब ने मुझे समझाया कि मेरी नौकरी तो वालिद की जगह लग सकती है और पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मुझे उधार पैसे देने को तैयार थे, ताकि मैं सुकून से पढ़ाई कर सकूं। उन्होंने मेरे पढ़ाई के खर्चे उठाए और महीने का राशन भी भिजवाया। मैं उनके एहसानों तले दबता जा रहा था। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं उनका सारा कर्ज चुका दूंगा। मुझे 2 साल लगे वो पैसे लौटाने में। अगर मुंशी साहब मेरी मदद ना करते तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती और मुझे कभी तरक्की ना मिलती। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं वह कम है। अब्बा के जाने के बाद उन्होंने हमें संभाला। आज भी जब कोई काम पड़ता है तो मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, सब छोड़कर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा व्यस्त था। तभी मेरी बीवी की कॉल आई। उसने बताया कि मुंशी साहब का इंतकाल हो गया है। मुंशी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे लगा जैसे मैं फिर से यतीम हो गया हूं। मेरे वालिद के बाद मेरा सहारा इस दुनिया से चला गया था। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही घर लौट आया। ऑफिस में भी मैंने यही बताया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, क्योंकि मेरे वालिद उनसे बहुत अटैच थे। मुंशी साहब, मैं उन्हें अदब से बुलाता था। वैसे तो मैं अक्सर उन्हें चाचा कहता था। वह भी इस तरह बुलाए जाने पर बहुत खुश होते थे। मेरे सिर पर हाथ रखते, मेरे माथे को चूमते और ढेरों दुआएं देकर रुखसत होते। आज जब वह इस दुनिया से चले गए तो मुझे लगा
जैसे मैं पूरी दुनिया में अकेला रह गया हूं। मुंशी साहब हमारे इलाके के सबसे बुजुर्ग शख्स थे। वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अपने काम में माहिर थे। जब कागज नहीं मिले तो मुझे याद आया कि मुंशी साहब के जनाजे और दफन के वक्त मैं वहीं मौजूद था और मौलवी साहब की हिदायत पर काम कर रहा था। शायद वह कागज मेरी जेब से गिरकर कब्र में या मिट्टी में दब गए हों। अगर वह कागज नहीं मिलते तो मेरी नौकरी चली जाती। मैं किसी भी तरह उन कागजात का हल चाहता था। मैंने मौलवी साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी कब्र खोदना सही बात नहीं है, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो कि कागजात की गुमशुदगी से तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम वह कब्र खोदकर कागज निकाल लो। उनकी यह बात सुनकर मुझे राहत मिली। यूसुफ साहब सुबह से मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर वह कागजात कहाँ हैं। मैंने अब उन्हें बता दिया कि मैं कागज तलाश कर रहा हूं। आप फिक्र मत करें, बस दुआ करें कि वह कागज मिल जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस को भी शामिल किया जाता है। हमें पुलिस को भी इत्तला देनी पड़ी। शुक्र है कि मेरा एक दोस्त जो पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम कर रहा था, मेरी मदद करने को तैयार हो गया। फिर बिना किसी को बताए हम कब्र खोदने का काम शुरू कर दिए। मौलवी साहब ने हमें जो वक्त बताया था, उस वक्त के मुताबिक हम लोग पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गए थे और खुदाई करने लगे। मुंशी साहब के घर वालों से भी हमने इजाजत मांगी थी। पहले तो उनकी बीवी राजी नहीं हुई, लेकिन मुझसे हमदर्दी करते हुए उन्होंने इजाजत दे दी कि उनके शौहर की कब्र को खोलकर वह कागजात ढूंढ लिए जाएं। हम सब तैयार थे। वहां तकरीबन 4 लोग मौजूद थे। एक मौलवी साहब, दूसरा गोरख, मैं और चौथा इंस्पेक्टर बशीर। मैंने अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को मुश्किल से रोका था, क्योंकि मेरे जहन में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि मुंशी साहब न जाने किस हालत में कब्र में मौजूद होंगे। इंसानी जिस्म तो 17 दिनों के अंदर गल सड़ जाता है। अब तो उन्हें गए हुए तकरीबन 30 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरख के कहने पर हम मिट्टी हटाने लगे। मैं बार बार आयतुल कुर्सी का वजीफा कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर खौफ बैठ चुका था। ऐसा वक्त जब कोई कब्रिस्तान जाना भी पसंद न करे, ऐसे में हम एक कब्र खोद रहे थे। दिल दहला हुआ था, मेरे होश बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे। आखिरकार कब्र को खोलने में हम कामयाब हो गए। थकावट से हमारा वजूद दर्द कर रहा था। ऊपर से आसमान पर बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना चाहते थे। जैसे ही हमने कब्र खोदी, सामने का मंजर देखकर हम हैरान रह गए। वह कब्र तो फूलों से भरी हुई थी। तभी मैं सोच रहा था कि इतनी ज्यादा खुशबू कहां से आ रही है। जैसे ही हमने कब्र खोदना शुरू किया था, वह खुशबू मेरे नथुनों से टकरा रही थी। इतनी बेहतरीन खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी थी। शायद यह जन्नत की खुशबू थी। लेकिन जैसे ही हमने कब्र खोदी, वह फूलों से भरी हुई थी। मुंशी साहब का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और उनके कफन पर मिट्टी का एक भी दाग नहीं था। उन्हें इस हालत में देखकर हम डर गए। बारिश के आसार साफ दिख रहे थे। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसे में ठंडी हवा ने दरख्तों के पत्तों को हिलाकर एक खौफनाक मंजर पेश कर दिया। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उसी डर और खौफ की वजह से हम यह भूल गए कि हम कागजात के लिए वह कब्र खोद रहे हैं। मैं सब कुछ भूल चुका था। हमने वह कब्र दोबारा बंद की, अच्छे से लिपाई की और फिर दौड़ते हुए मुंशी साहब के घर पहुंच गए।